तो नमस्कार बच्चों, आज हम प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता पे थोड़ी-सी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, जो हमेशा हमारे मन में कुछ-कुछ संशय या कुछ क्वेश्चंस पैदा करता है। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग इसको बहुत आसान शब्दों में समझ पाएँ और अगर आपके कोई प्रश्न हैं, तो अंत में आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, मैं आपको थोड़ी-सी स्लाइड्स दिखाऊँगी पावर पॉइंट के माध्यम से और उसके बाद उसमें ही हम लोग थोड़ी-सी समझ से सब चीज़ें समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता, आरटीआई, एसटीआई संक्रमण एवं उसका निराकरण, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें स्टार्ट करना चाहूँगी, जैसा आप इसमें देख पा रहे हो, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ये टॉपिक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें अपना बचाव करना है एक ऐसी बीमारी से या ऐसे चीज से जो कि पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल मतलब जिसका पूरा बचाव और प्रतिरोधन हो सकता है, वो आरटीआई और एसटीआई कहलाता है। क्या क्या आज हम सीखेंगे इसमें? पहली चीज, हम इस टॉपिक को या इसको आरटीआई और एसटीआई को आज क्यों समझ रहे हैं। दूसरा, हमें अपने शरीर की विकास जो हमारे शरीर में हो रहा है उसकी हमें कितनी समझ है। नेक्स्ट पॉइंट होगा हाइजीन क्या होता है। आरटीआई और एसटीआई जो शब्द आज आप सुन रहे हैं, कई बच्चों को हो सकता है पता हो कि वो शब्द क्या है और कई बच्चों के लिए थोड़ा नया शब्द हो सकता है। तो ये शब्द क्या है? आरटीआई और एसटीआई तो एक पूरा, अगर आप समझें तो छतरी की तरह है। जैसे छतरी होती है तो पूरा अम्ब्रेला है, इसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस आते हैं जो अलग अलग तरीके से होते हैं। तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कौन से ऐसे इन्फेक्शन हैं जो आरटीआई और एसटीआई के अम्ब्रेला में आते हैं। फिर हम समझेंगे कि हम इन्फेक्शन की बात जब करते हैं तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि इन्फेक्शन फैलता कैसे है। अगर हम बचाव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये इन्फेक्शन हमें भी हो सकता है। तो कैसे फैलता है वो भी हमें देखना है और ऐसी कौन से लक्षण होंगे जिनको अगर हम देखें तो बहुत जल्दी और पहली ही स्टेज में हम उसको पकड़ सकते हैं और सही कर सकते हैं। और आखिरी में हम थोड़ा सा बात करेंगे क्या मिथक हैं और क्या गलत धारणाएं हैं जो हम सुनते रहते हैं अपने दोस्तों से, परिवार में, रिश्तेदारों से, और जो गलत है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो सही है। तो सबसे पहले, हमारा बॉडी आप सब समझ रहे हो, अब आप एक ग्रोइंग एज में हो, आपका विकास हो रहा है, तो हमारा शरीर भी विकास कर रहा है। तो शरीर में जो विकास हो रहा है उसकी जानकारी और शरीर में हो रहे बदलाव, उनकी जानकारी हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमें सबसे पहले अपने खुद के शरीर की परख होनी चाहिए कि हमारे शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या वो नॉर्मल बदलाव हैं या कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए पर हो रही हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं इस उम्र में, आपकी उम्र में अगर देखूँ तो समझती हूँ, हमें हेल्दी रहना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब हम अभी से शुरू करेंगे तो बाद में जब हम बड़े होंगे, थोड़ी एडल्ट अवस्था में जाएँगे, बुजुर्ग अवस्था में जाएँगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आप में से बहुत बच्चे ऑलरेडी होंगे और जो नहीं है वो अगर नॉलेज होती है या हमें समझ होती है तो हम कॉन्फिडेंट अपने आप हो जाते हैं। लास्ट होगा इन्फेक्शन को पहले और सही समय पर सबसे जल्दी कैसे पकड़ें और रोक दें, जिससे इन्फेक्शन बढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, जो है फिजिकल चेंजेस। जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर में कुछ कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो लड़कियों के शरीर में भी कुछ बदलाव होते हैं जो 10 साल या 8 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं, और लड़कों के शरीर में भी कुछ बदलाव होते हैं जो 10 साल के बाद ज़्यादातर शुरू होते हैं। तो उसमें से जो मुख्य बदलाव हैं वो क्या होते हैं? आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वज़न का बढ़ना, मसल्स का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, पिंपल्स आने लग जाते हैं कई बच्चों के, है ना? और लड़कों की थोड़ी आवाज़ भारी होने लग जाती है। कई जगह पे हमारे हेयर ग्रोथ या बाल उगने लग जाते हैं, जिसको हम प्राकृतिक नहीं समझते लेकिन वो प्राकृतिक है। लड़कियों में विशेष तौर पे माहवारी की शुरुआत हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शरीर में और बदल रही हैं हमारी बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ। अब हाइजीन क्या होता है? जब शरीर बदल रहा है तो इसका मतलब उसे हाइजीन की भी जरूरत होगी। पर्सनल हाइजीन जिसको हम बोलते हैं, पर्सनल मतलब मेरा खुद का हाइजीन।
पर्सनल, जो भी चीज़ पर्सनल होती है वो पर्सनल हाइजीन कहलाती है। और अपने स्वच्छ शरीर को और स्वस्थ शरीर को और साफ-सुथरी आदतों के साथ अगर हम चल रहे हैं, तो वो हमारा पर्सनल हाइजीन का माध्यम बन जाता है। पर्सनल हाइजीन में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा में याद रख सकते हैं? पहला, सब जानते हैं, रोज़ हमें नहाना चाहिए। दूसरा, साफ-सुथरे और सूखे कपड़े पहनें, क्योंकि अब जैसा आप देख रहे हैं इस समय मौसम ऐसा है, बरसात का होता है, अगर हम थोड़े गीले कपड़े या साफ कपड़े नहीं पहनेंगे या पसीने के कपड़ों को नहीं धोएँगे, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने हाथों को बार-बार साफ करिए। बार-बार साफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय हाथ धोते रहें, लेकिन जब आप घर में कहीं बाहर से आ रहे हैं तब हाथ धोएँ, खाना खाने से पहले, शौच जाने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद, तब आपको हाथ हमेशा धोने चाहिए साबुन से और पानी से। अपने प्राइवेट पार्ट या जनांगों को हमेशा साफ और सूखा रखें। लड़कियों के लिए विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँगी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन या माहवारी के समय जो स्वच्छता का हमें ध्यान रखना है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय पे लड़कियों में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ने के चांस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सैनिटरी पैड जो यूज़ कर रहे हैं, अगर बाहर से लेते हैं, चाहे वो विस्पर हो, चाहे वो कोई और हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लीन पैड होना चाहिए और ज़रूरी ये है कि आप 4 से 6 घंटे में उस पैड को बदलें। कई बार होता है कि अब पैड हमें दिखता है साफ़ है, तो हम बदलते नहीं हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर पैड में थोड़ा भी ब्लड चला गया है, तो वो आपको इन्फेक्शन करेगा। तो इसीलिए 4 से 6 घंटा मैक्सिमम आप अपने पैड को चेंज कीजिए। जो लड़कियां कपड़ा यूज कर रही हैं, कपड़े को अच्छे से साबुन से गर्म पानी में धोइए और सूरज की रोशनी में सुखाइए, जिससे उसमें कई सारे कीटाणु खुद ही मर जाते हैं। शर्माने की या हमें किसी से छुपाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये इतनी नॉर्मल चीज है जो हर लड़की के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका होना एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत हो रही है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लड़कों के लिए आपको अपने जनांगों को हमेशा साफ रखना है। अपने जो अंदरूनी वस्त्र आप पहनते हैं वो रेगुलरली और डेली बेसिस पे बदलिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि खुजली हो रही है, लालपन है, तो आपको तुरंत अपने माता-पिता को बताना है या आप स्वास्थ्य केंद्र में भी जा सकते हैं। अब आरटीआई और एसटीआई पे आते हैं। आरटीआई, एसटीआई होता क्या है? कोई भी ऐसी बीमारी जो प्रजनन अंगों में संक्रमण की वजह से होती है, और अगर वो संक्रमण साफ सफाई की कमी या असुरक्षित संपर्क से हो रहा है, उसको हम आरटीआई और एसटीआई कहते हैं। तो आरटीआई मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेल में और फीमेल, लड़के और लड़की दोनों में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन करेगा या बीमारी करेगा, उसको आरटीआई कहते हैं। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वो होते हैं जो यूजुअली ब्लड के थ्रू या जो हमारे शरीर में से जो पदार्थ निकलते हैं, जो फ्लूइड्स निकलते हैं, उनके थ्रू फैलता है, उसको हम एसटीआई कहते हैं। कुछ इन्फेक्शन माँ से बच्चों को भी हो सकते हैं। अब हमने शुरू में भी कहा था कि ये एक अम्ब्रेला की तरह है। अम्ब्रेला मतलब एक छतरी है जिसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन आते हैं। तो पहला इन्फेक्शन आप सब पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंगस होती है। इनके थ्रू जो इन्फेक्शन होते हैं वो आरटीआई और एसटीआई के अंदर आते हैं, जैसे गनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी एड्स। आप सबने नाम सुना होगा, एचआईवी एड्स, हेपेटाइटिस बी है, कैंडिडियासिस है। तो कुछ इसमें से आरटीआई हैं और कुछ इसमें से एसटीआई इन्फेक्शंस हैं जो इन कीटाणुओं की वजह से हो रहे हैं। अब बीमारी तो हो रही है, पर संक्रमण फैल कैसे रहा है? हमें एक दूसरे से ये संक्रमण हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आरटीआई और एसटीआई फैल रहा है, स्पेशली मैं कहूँगी एसटीआई के लिए जो शुरू के कुछ पॉइंट्स आप लोग देख पा रहे हो, जैसे एक ही सुई या रेज़र का इस्तेमाल करना।
तो अगर आप एक सुई या रेजर का इस्तेमाल करते हो तो उससे कट लग सकते हैं जिसमें ब्लड आपका आएगा, और वो ब्लड अगर कोई दूसरा भी यूज कर रहा है तो वो ब्लड उसके खून के साथ मिलकर इन्फेक्शन कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुई, अगर आप कहीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाइए। जो ऐसे ही दुकान खोल के बैठे होते हैं उनके पास ना जाएं, क्योंकि कई बार वो एक ही सुई का इस्तेमाल करते हैं कई पेशेंट्स को इंजेक्शन देने के लिए। रेजर का इस्तेमाल अपना पर्सनल करिए, किसी और का यूज मत करिए। खून चढ़ाते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, पर वो ध्यान अगर आप डॉक्टरी निगरानी में चढ़ा रहे हैं तो वो ध्यान वहीं पे रखा जाता है। असुरक्षित यौन संपर्क, आप लोगों की स्टेज पे आपको पता होना चाहिए कि ये कांटेक्ट भी एसटीआई बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जेनाइटल हाइजीन, जो हमने बात की, जनांगों का जो हाइजीन है, अगर हम उसे खराब रख रहे हैं, हाइजीन पुअर है, स्वच्छता नहीं है, साफ नहीं रख रहे, तो आरटीआई होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आपकी जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे अगर आप गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों का तौलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, गीले कपड़े पहनते हैं, इन सब से भी आरटीआई और एसटीआई के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब आपको अगर आरटीआई एसटीआई होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ ऐसा है जो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो इसमें जो सबसे पहला और कॉमन सिम्पटम होता है जो बहुत लोगों में मिलता है वो है खुजली, रैशेस, मतलब कुछ लालपन आपको दिखेगा, कुछ अलग सा ऐसा, जैसे हो सकता है कोई फोड़ा हो, फुंसी हो, दाने हो, कोई घाव हो सकता है, या सिंपली आपको ऐसा लगेगा कि उस आपके जनांगों में बहुत खुजली मच रही है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पेशाब करते समय जलन हो या दर्द हो। तो जब आप यूरिन पास कर रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो, और अगर आपको पेशाब करते समय जलन या दर्द हो रहा है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा है अनयूजुअल डिस्चार्ज, जो आप देख पा रहे हो, असामान्य स्राव। असामान्य स्राव मतलब जब योनि मार्ग से या मूत्र मार्ग से सफेद रंग का या पीले रंग का, हरे रंग का या बदबूदार पदार्थ अगर निकल रहा है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। पेट के निचले हिस्से में दर्द, ये भी इम्पॉर्टेंट लक्षण है। तो अगर इसमें से कोई भी लक्षण हो रहा है तो आपको अपने माता पिता को या किसी डॉक्टर से बातचीत करनी है। कुछ ऐसे भी सिम्टम होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप डिस्कम्फर्ट में हैं, आपको कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नॉर्मली नहीं होता है, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने निकटतम किसी भी चिकित्सालय में जाके दिखा कर आए। अब जब आपने देख लिया कि आपको इनमें से ऊपर कोई भी सिम्टम है, सिम्टम जो अभी हमने लक्षण देखे, जैसे क्या-क्या लक्षण थे? पहला लक्षण था, अगर हमें दाद है, खुजली है, घाव है, कोई हमारे फोड़ा हो रखा है, या पेशाब करते में जलन हो रही है, तो इस तरीके के अगर कोई, या पेट के निचले हिस्से में दर्द है या कहीं से स्राव हो रहा है, तो उस समय पे हमें क्या करना है? हमें शर्माने की ज़रूरत उसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल प्रॉब्लम है, इसमें किसी की गलती की वजह से या किसी ऐसी वजह से नहीं हो रहा है। तो आपको तुरंत सहायता लेनी है। सहायता लेने के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, आंगनवाड़ी में जा सकते हो, एएनएम, आशा, या किसी ट्रेन्ड फिजिशियन के पास जाएंगे। ट्रीटमेंट आप जितना जल्दी शुरू करोगे और डॉक्टर के अनुसार शुरू करोगे उतना जल्दी सही होंगे। अनट्रेन्ड डॉक्टर या क्वैक जो आप देखते हो आपके आसपास में, सिर्फ ऐसे ही दुकान खोलकर बैठे हैं जो सिर्फ दवाइयां देते हैं, उनके पास ना जाएं। आप किसी ट्रेन्ड डॉक्टर के पास ही जाइए। अगर आपको अच्छा भी लग रहा है, अगर हो सकता है आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और ट्रीटमेंट था 10 दिन का, लेकिन आपको 3-4 दिन में लगने लग गया कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, तो भी ट्रीटमेंट कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट पूरा नहीं करेंगे तो ये जो थोड़ी-सी बीमारी अभी हुई है, वो दीर्घकालीन बीमारी में बदल सकती है। सबने सुना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब अगर हम रोकथाम कर रहे हैं वो हमेशा अच्छा है, बजाय इसके कि हमें बीमारी हो और हम उसका इलाज करें। तो पहले हमें कोशिश करनी है कि हम रोकथाम करें, हमें ये बीमारी आरटीआई और एसटीआई हो ही नहीं। उसके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट हम अभी बात करते चले आ रहे हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपना पर्सनल और जेनाइटल हाइजीन, जनांगों का हाइजीन हमेशा सही और साफ और स्वच्छ रखना है। दूसरा, हमेशा क्लीन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें। नीडल, रेजर या कोई और
पर्सनल चीज शेयर मत करिए। लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन में स्वच्छता रखनी है। अनसेफ कांटेक्ट किसी से भी नहीं रखना है। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमारा होने चाहिए। और अगर कोई स्राव हो रहा है तो उसको हमें अनदेखा नहीं करना है, हमें बताना है। हो सकता है वो नॉर्मल हो, लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है तो आपका समय पे इलाज शुरू हो सकता है। और जितनी जल्दी पता चले उतनी जल्दी आप मेडिकल एडवाइस लीजिए। ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना प्रिवेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो फिर ये बीमारी बढ़ सकती है और आगे आपको आने वाली जो आपकी आगे की जिंदगी है उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब जो हमने बात की थी कि हम कुछ मिथक को और कुछ गलत धारणाओं को तोड़ेंगे, तो चलिए एक एक करके मिथक पे बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे मिथक है जो हम यूजुअली सुनते रहते हैं रोज और वो गलत है। पहला है कि आरटीआई और एसटीआई का जब भी नाम आता है तो जिन बच्चों ने पहले सुन रखा है उन्हें लगता है ये सिर्फ बड़े लोगों को हो सकती है, हम तो बच्चे हैं, हमें कभी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी जब हमने देखा अभी आपके साथ, तो ये खराब हाइजीन की वजह से भी हो रही है, गलत टॉयलेट की वजह से भी हो रही है, बहुत पर्सनल आइटम शेयर करने की वजह से भी हो रही है, अनसेफ बिहेवियर की वजह से भी हो रही है। तो वो बिहेवियर जरूरी नहीं एडल्ट में ही हो या बड़े लोगों में ही हो, वो बच्चों में भी हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, लड़का हो लड़की हो या वो किसी भी आयु का हो। दूसरा मिथक क्या है, गलत धारणा, कि अगर कोई सिम्टम नहीं है तो मेरे को कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अभी आपने ये भी देखा कि कई बार दिखता नहीं है लेकिन बीमारी होती है। हो सकता है आपको बस डिस्कम्फर्ट हो, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो हल्का हल्का, या कहीं खुजली हो रही हो या छोटा सा फोड़ा फुंसी हो, और आप उसको सोचेंगे ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरटीआई और एसटीआई के बारे में हम, जैसे अब आपने एचआईवी का नाम सुना, हम हमेशा कहते हैं एचआईवी हुआ है क्योंकि चरित्र खराब होगा, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ चरित्र खराब होना से कभी आरटीआई एसटीआई नहीं होता। ये मेडिकल कंडीशन है जिसका किसी भी इंसान के चरित्र से, उसके हाव भाव से कोई मतलब नहीं होता है। ये किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। फिर हम लोग कहते हैं कि हम देख के बता देंगे इस बंदे को एचआईवी है कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। या कोई आरटीआई है या नहीं है, हम किसी को भी देखकर नहीं बता सकते कि उसको कौन सी बीमारी है। इसीलिए अगर आपको लगता है तो इन्फेक्शन के लिए हमेशा दिखा कर आना है। पब्लिक टॉयलेट इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। लेकिन ये एक तरीके से थोड़ा मिथक इसलिए है क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करने से इन्फेक्शन होता है, जो हम अभी पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या होगा कि पब्लिक टॉयलेट को यूज करने से इन्फेक्शन होगा अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। सिर्फ टॉयलेट की वजह से कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इन्फेक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है, आपका हाइजीन जो पर्सनल है और जेनाइटल है, वो अगर खराब होगा तो हाइजीन की वजह से ही आपको इन्फेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई? समझ में सबको आ रहा है? किसी का कोई प्रश्न है? अपने हाथ खड़े करिए, किसी बच्चे का कोई प्रश्न है? चलो तो ये बताओ, अब आप लोगों ने अभी तक सुना, अब बताइए आरटीआई क्या होता है? कोई भी बच्चा बताए, अभी हमने पढ़ा आरटीआई होता है, तो आरटीआई से अभी तक आपने क्या समझा, आरटीआई क्या होता है? बताइए। आरटीआई और एसटीआई दो शब्द हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, तो आरटीआई के बारे में बताइए। आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है, आरटीआई क्या है, कौन से अंग ऐसे हैं जो आरटीआई में इन्वॉल्व होते हैं, एसटीआई में इन्वॉल्व होते हैं, या किसी बीमारी का नाम अगर बता सकते हैं तो वो भी अच्छा है। बताइए बच्चों। जी ऐसी गुआड़, आपको आवाज नहीं आ रही, हाथ खड़ा कीजिए। ये बच्चों तो बताओ फिर आरटीआई क्या है? अभी पढ़ा आपने आरटीआई और एसटीआई, तो आरटीआई क्या है? मैम ये बच्चे बोल रहे हैं कि ये थोड़ा देर लेट आए ना ये। अच्छा, हाँ जी। तो क्या दोबारा शुरू करना है? नहीं नहीं, कुछ बच्चे तो थे ये पहले से, उसपे वो देख लोग लेंगे, बताइए। यूट्यूब यूट्यूब पे देख लेंगे, अगर वीडियो होगा तो यूट्यूब पे इनको वो दे देंगे,
लिंक दे देंगे यहाँ से। चलिए फिर भी मैं बताती हूँ दोबारा। आरटीआई है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो हमारे प्रजनन अंग हैं उनमें जब इन्फेक्शन होता है उसे हम आरटीआई कहते हैं। और एसटीआई है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जो असुरक्षित यौन संबंधों के कारण या खून के किसी बदलाव के कारण, या खून हम जब एक दूसरे के साथ मिक्स होता है उसकी वजह से, या कोई जो हमारे शरीर से जो रिसाव हो रहे हैं उनसे फैलता है। तो ये आरटीआई और एसटीआई के संबंध में हम आज बात कर रहे थे, जो आपको पता होना चाहिए जिससे आप उसमें बचाव कर सकें। अब ये जो काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग बताइए क्या आप समझें सबसे मुख्य क्या चीज है जो हम रोज कर सकते हैं बचने के लिए? साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन, शरीर की स्वच्छता और जेनाइटल हाइजीन, इस पे हम बार बार बात कर रहे हैं। साफ सुथरे सूखे कपड़े पहनना, रोज नहाना है, साफ टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, एक रेजर या सुई को आपस में शेयर नहीं करना है। ऐसे हमने बहुत सारे पॉइंट अभी डिस्कस किए थे जिनकी वजह से आप आरटीआई और एसटीआई संक्रमण से बच सकते हैं। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं आप इस समय। मन में कोई सवाल है किसी भी चीज से रिलेटेड, इससे संबंधित हो या थोड़ा आप और कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जो भी मैंने पढ़ाया वही आप पूछ रहे हैं। अगर आपके मन में अपना भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। तो अभी जो मैंने आपको समझाया आरटीआई और एसटीआई, वो आपकी समझ में आया? जो बच्चे आए नहीं थे उनकी समझ में आया या नहीं आया? चलिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से टीचर्स भी हैं वहां पर, तो टीचर्स भी मोटिवेट करें बच्चों को कि बच्चे क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि वो अभी अगर शर्मा रहे हैं तो बाद में भी करेंगे। तो ये फिर हमारा इसका जो पर्पस है वो यही है कि बच्चों को शर्माना नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रश्न वो पूछ सकते हैं, क्योंकि सब चीज बायोलॉजिकल है, मेडिकल है। ऐसा नहीं है कि कुछ शर्माने की या हमें घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर आगे, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम एक गलत धारणा और मिथक के बारे में बातचीत कर रहे थे अभी तक। तो कौन सी मिथक और गलत धारणा पे हम अभी हैं? हम हैं चौथे वाले पे, जिसमें था पब्लिक टॉयलेट को यूज करने से हमेशा इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एक मिथक है, क्योंकि आपको पब्लिक हो या प्राइवेट टॉयलेट हो, क्लीन टॉयलेट होना जरूरी है। आप टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोएं, वो जरूरी है। आप अपनी खुद की साफ सफाई का ध्यान रखें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ टॉयलेट खराब है उसकी वजह से उतना इन्फेक्शन नहीं होगा जितना आपके खुद के पर्सनल और जेनाइटल पुअर हाइजीन या खराब साफ सफाई की वजह से हो सकता है। अब अगला जो मिथ है हमारा, या मिथक है या गलत धारणा है, अब जैसे मैं अभी भी देख रही थी, मैंने पूछा पर बच्चों ने कोई सवाल नहीं पूछा, और ये मैं मान नहीं सकती कि आप लोग 9th 10th 11th और 12th क्लास के बच्चे हैं और किसी के मन में कोई प्रश्न ना हो। आरटीआई एसटीआई नाम सुनते ही बच्चों के मन में बहुत प्रश्न आते हैं, पर अगर आप नहीं पूछ रहे हैं इसका मतलब ये मिथक बिल्कुल गलत धारणा है, लेकिन आप इसे सही साबित कर रहे हो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हम जब भी बात करेंगे बड़ी शर्मनाक बात है वो, या बहुत गलत है। हमारा इंप्रेशन बाकी लोगों पे गलत पड़ जाएगा। हमारे दोस्त क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे कि हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार वो टॉपिक स्कूल में भी थोड़ा ही पढ़ाया जाता है, ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि बच्चों में ये रहता है कि ये बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं। पर ये सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके शरीर का हिस्सा है। जैसे आप हाथ के बारे में पढ़ते हो, आंख के बारे में पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, ऐसे ही आप शरीर के हर अंग के बारे में पढ़ सकते हो। तो इस मिथक के लिए मैं ये कहूंगी कि फैक्ट ये है, हर मिथ का एक फैक्ट होता है। तो फैक्ट है कि हमेशा अपनी शरीर के बारे में जानकारी रखिए, क्योंकि जब आपको सही जानकारी होगी तो वही सही जानकारी आप अपने दोस्तों को देंगे, अपने कलीग्स को देंगे, और गलत धारणा से उनको भी निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हमें ही नहीं पता होगा, हम इतना शर्माएंगे, डरेंगे, झिझकेंगे इस बारे में बात करने से, तो हम अपने दोस्तों को भी इस बारे में बात नहीं करने देंगे। और उससे ये होगा कि आरटीआई और एसटीआई जैसे इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही आराम से खत्म किए जा सकते हैं, वो खत्म नहीं होंगे। तो
बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर के विकास के बारे में, हो रहे बदलाव के बारे में जागरूक रहें, सीखें, क्योंकि नॉलेज ही ऐसी चीज़ है जो आपको सेफ रखेगी और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस करेगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है ज़िंदगी में तो आप कॉन्फिडेंट कभी नहीं हो पाएंगे। नॉलेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जो आप अगर यूजुअली भी पढ़ते हो तो जो चैप्टर आप पढ़ते हो उस चैप्टर को आप हमेशा कभी भी आंसर कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आप में होता है। इसी तरीके से जब आप अपने शरीर के बारे में जानकारी ले लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई समस्या नहीं है और हम हर बीमारी में किसी से भी जाकर डॉक्टर से, माँ बाप से या कोई भी ऐसा विश्वसनीय इंसान जिस पे आप विश्वास करते हो उससे बातचीत कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, बातचीत उससे करिए जिससे आपको सही जानकारी मिले, साइंटिफिक नॉलेज मिले। वो ऐसा ना हो कि वो आपको और गलत धारणाओं में या और मिथक में उलझा दे। तो आगे चलते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो हाथ बीच में भी उठा सकते हैं बच्चों। अगर किसी के मन में कभी भी कोई प्रश्न आए आप हाथ उठाइए, हम तुरंत आंसर करेंगे। एक और बहुत कॉमन बात चलती है कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, हम समझते हैं सिर्फ लड़कियां हैं उनमें रिप्रोडक्शन, क्योंकि उनमें माहवारी हो रही है तो उन्हीं में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन या बीमारी होगी। लेकिन ये फिर से मैं कहूंगी पूरी तरह से गलत धारणा है। लड़का हो, लड़की हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी एज का हो, किसी भी जगह का हो, किसी को भी हो सकती है, क्योंकि हाइजीन और अवेयरनेस सबके लिए बहुत जरूरी है। मुझे दिख रहा है कोई बच्चा शायद कुछ पूछना चाह रहा है। आफ्टरनून नाम बताइए और आप कहाँ से हैं ये बताइए, किस क्लास में हैं और क्वेश्चन पूछिए। मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम, मेरा नाम ऋतिक कुमार, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। बताइए ऋतिक, बहुत अच्छा लगा आप पूछ रहे हैं, बताओ प्रश्न पूछो। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम, हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं और कब होते हैं? बेटा हार्मोन्स तो आपके पैदा होते ही रिलीज होने लग जाते हैं। अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। अब देखो तुमने ये कम से कम हिम्मत करी प्रश्न पूछने की, तो इसके लिए मैं आपको बहुत शाबाशी दूंगी कि आप पूछ रहे हो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछना आसान काम नहीं होता, सबसे डिफिकल्ट होता है पूरी क्लास में खड़े होकर कुछ पूछना। अब तुमने जब इतना अच्छा काम किया तो तुम्हें आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। हार्मोन्स हमेशा रिलीज होते हैं, बिना हार्मोन्स के हम काम ही नहीं कर सकते, है ना, वो बायोलॉजिकल चीज है। तो पैदा होते ही हमारे हार्मोन रिलीज होने लग जाते हैं। परंतु कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं जो एडोलेसेंट फेज में थोड़े ज्यादा होते हैं। जब आप देखते हो लड़कों की आवाज बदलती है, लंबाई बढ़ती है, तो वो हार्मोन्स हमारे 10 साल के बाद ज्यादातर रिलीज होने शुरू होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं किशोर और किशोरियों की, तो वो कौन सा एज ग्रुप है? देखो, एक होता है बच्चों का एज ग्रुप जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, फिर हम आते हैं 6 से 10 साल के बच्चों पे, और एक ग्रुप होता है 10 से 19 साल जिनको हम मानते हैं अडोलेसेंट बच्चे, जिनके शरीर में बहुत ही जल्दी जल्दी बदलाव होते हैं। इन 8-9 सालों में 10 साल से लेके 19 साल तक बहुत बदलाव होते हैं, 18 साल तक बहुत बदलाव होते हैं, और इन्हीं बदलावों में सबसे ज्यादा संभावना रहती है कि हम कोई इन्फेक्शन, बुरी आदत या कोई बुरी बीमारी पकड़ सकते हैं। तो इस समय अगर आप सही रहेंगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। और हार्मोन बेटा जिंदगी भर रिलीज होते रहते हैं, रोज मेरे में भी हो रहे हैं, आप में भी हो रहे हैं, आपके माँ बाप में भी हो रहे हैं, दादा दादी सब में रिलीज हो रहे हैं। अलग अलग टाइप के बहुत हार्मोन है बॉडी में, एक ही हार्मोन नहीं है, बहुत सारे हैं। और कुछ हार्मोन है जो रिप्रोडक्शन पे काम करते हैं, कुछ डाइजेशन में काम करते हैं, कुछ हाइट के लिए, तो अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है ऋतिक, और कुछ पूछना मैम, चाहोगे? थैंक यू। थैंक यू बेटा, मैम, थैंक थैंक यू। यू, वेलकम वेलकम वेलकम। और कोई बच्चा पूछेगा कुछ? आगे बढ़े फिर। कोई कुछ पूछना चाहेगा तो आप हाथ रेस करिएगा, हम कोशिश करेंगे उसी समय आपको आंसर करने की, वरना आप सेशन के बाद भी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना, जहाँ पे हम थे वहां से शुरू करते हैं फिर से। अभी हमने जैसा हम बात कर रहे थे कि आरटीआई सिर्फ लड़कियों में होता है, ऐसा नहीं है। आरटीआई, एसटीआई लड़के लड़की किसी भी एज के लोगों में और किसी भी जगह के लोगों में हो सकता है। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये बीमारी हाइजीन की वजह से मेनली हो रही है और हमारे असुरक्षित व्यवहार की वजह से हो रही है। तो वो कोई भी कर सकता है, उसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं। लेकिन
एडोलेसेंट एज ऐसी एज है जिसमें चूंकि आप पूछ नहीं पाते हो या शर्म है, डर है, घबराहट है, उसकी वजह से जब आपको छोटी सी भी बीमारी हो रही है आप उसको बता नहीं पा रहे हो। तो वो इस उम्र में इसीलिए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि बच्चों को अगर कुछ भी है तो बच्चे आराम से किसी भी ऐसी जगह पे हों जहां वो बात कर सकें और अपनी परेशानी को हमारे साथ साझा कर सकें। अब ये मिथ अगर आप पढ़ पाओ, ट्रेडिशनल और होम रेमेडीज कैन क्योर आरटीआई एंड एसटीआई, तो इसका क्या मतलब है बेटा? इसमें तो आप लोगों ने देखो अपने घर में भी देखा होगा, जैसे खांसी जुकाम होता है, मम्मी कहती है काढ़ा पी लो, तुलसी का पानी पी लो, अदरक की चाय पी लो खांसी जुकाम के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, घर की बहुत सारी घरेलू उपचार जिसे हम कहते हैं, घरेलू उपचार, थोड़ी जड़ी बूटियां हैं, उनसे हम चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं नहीं कहूंगी कि ये पूरी तरह से गलत होते हैं या सही होते हैं, लेकिन देखो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें मेडिकल ट्रीटमेंट होना ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ घरेलू इलाज कराते रहोगे, अगर आपको लग रहा है कि आपके खुजली है, आपके कहीं पे स्राव हो रहा है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, तो आपको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाएगा। उससे डिले होता चला जाता है, आपकी बीमारी बढ़ती चली जाती है और जिसे हम सामान्य भाषा में दीर्घकालीन रोग कहते हैं, या फिर क्रॉनिक, आपने पढ़ा होगा ये एकदम से हुई बीमारी, एक्यूट मतलब एकदम से हुई, और क्रॉनिक मतलब जो बहुत समय से चलती आ रही बीमारी है। तो ये हो सकता है दीर्घकालीन रोग का रूप ले ले, और हो सकता है कि फिर आपके द्वारा कभी आगे जाकर आगे के समय में ये आपको भी समस्या उत्पन्न करेगा और आपके घर में भी किसी को हो सकता है। तो इसलिए इसमें हमें बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है कि घरेलू उपचार अपनी जगह है, लेकिन डॉक्टर के पास जाके परामर्श लेना और उनसे बातचीत करके इस चीज को इसी समय पे रोकना बेहद आवश्यक है। अगला मिथ हमारा है, जो बच्चों के, लड़कियों के लिए विशेषकर बोला जाता है, कि माहवारी के समय जो खून निकल रहा है वो इम्प्योर है, अच्छा नहीं है, गंदा है रक्तस्राव। उसकी वजह से बच्चे भी ये सोचते हैं कि हम, कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ जो नेचुरल नहीं है, जो अलग सा कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेंस्ट्रुएशन या माहवारी एक नेचुरल प्रोसेस है, हेल्दी प्रोसेस है। अगर ये नहीं हो रहा है तो चिंता का विषय है, अगर आपको हो रहा है तो ये चिंता का विषय नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर लड़की के शरीर में होनी चाहिए। अब उस पहले बच्चे ने पूछा था हार्मोन, तो इसमें हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके जो लड़कियों के जो स्पेशली हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारी जो माहवारी है वो सही समय पर आती है, सही तरीके से चलती है। तो ये, इसमें शर्म की, झिझक की या किसी से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। ये, इसको अगर हम जितना नेचुरल और सामान्य रखेंगे उतना ही हमारा समाज भी इसको सामान्य रूप से लेगा। लेकिन इसमें ध्यान हमें क्या रखना है कि हाइजीन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई, सुरक्षा, वो बहुत जरूरी है। और सैनिटरी पैड, अभी इससे पहले अगर बच्चियों को याद होगा, लड़कियों को, तो हमने बात की थी कि हमें साफ कपड़ा या फिर साफ पैड, जो बाजार में रेडीमेड आते हैं, आप या तो वो लो, या अगर आप घर का ले रहे हो तो धो के अच्छे से सुखा कर तभी इस्तेमाल करिए। और उसमें आपको क्या मेन चीज ध्यान रखनी है, साफ सफाई, और 4 से 6 घंटे में पैड गंदा हो या पैड गंदा ना हो, उस भी कोई भी चीज हो, हर समय पे आपको अपना पैड 4 से 6 घंटे में बदलना जरूरी है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब एक आखिरी मिथक है हमारा, या गलत धारणा है, कि ये बहुत ही गलत चीज है कि हम अपने डॉक्टर से या किसी और से हम अपने ऐसे प्राइवेट परेशानी के बारे में बात करें, जो ये हमें बीमारी हो रही है या कोई लक्षण अगर हमें आ रहा है, हो सकता है आपके स्राव हो रहा हो सकता है आपके बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन आपको ये लगता है कि ये ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, या लोग हमें जज करें। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, लोग वही कहेंगे जो आप उन्हें, जैसा आप उन्हें दर्शाएंगी। अगर आप खुद शर्माएंगी, झिझकेंगी, तो लोग भी इसको
एक तरीके से टैबू या कलंक जिसे हम कहते हैं या धब्बा वो बना देते हैं। तो इसमें ना कोई स्टिग्मा है, ना कोई सोशल इशू है, ना कोई कलंक है, ना धब्बा। किसी को कुछ भी हो रहा है, आप डॉक्टर से हमेशा बात कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी आप किसी हेल्थ केयर डॉक्टर के पास, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ आप डॉक्टर के पास जाइए, ना कि अपने आसपास किसी भी खुली हुई दुकान में। उसकी वजह ये है क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो वो लोग हमेशा आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखते हैं। वो कभी भी आपका नाम, आपकी बीमारी किसी से भी शेयर नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो आपके माँ बाप को भी अगर आप नहीं कहेंगे तो वो नहीं बताएंगे। और वो आपको एक ऐसा रास्ता बताएंगे जो बहुत ही सुरक्षित होगा। आपका इलाज वो ऐसे करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका इलाज भी बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी कभी भी एक डॉक्टर के साथ या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मेरा तात्पर्य है आशा, एएनएम या कोई और हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर आपके आसपास है, तो वो कभी भी आपका नाम किसी को बीमारी के साथ नहीं बताएगा। तो आपको अगर कुछ लगता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए आप हमेशा डॉक्टर के पास जाइए, जहां आप आराम से बिना झिझके, बिना शर्म के और बिना डर के उनसे बातचीत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज आती है, हमने हमेशा देखा, अभी इतने देर से हम यही बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी लक्षण है, अच्छा मैं ये चाहूंगी कि इतने बच्चे बैठे हैं, मुझे लक्षण आप लोग बता सकते हो? अभी मैंने इतने लक्षण बताए, कौन से लक्षण अभी आपको याद रह गए? कोई मुझे बताओगे? एक आध लक्षण हाथ उठाओ अपना, कोई बच्चा अगर बताना चाहता है। अब मैं इस समय ये देख रही हूँ कि मैं इतनी देर से आपको समझा रही हूँ कि आपको डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, तो क्या आप सच में बता पा रहे हो या नहीं? एक दो लक्षण बताइए जो हमने अभी डिस्कस किए हैं बातचीत के दौरान, बताए मैंने आपको। कोई लक्षण आपको याद है कि जिसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है? हाथ उठाइए बच्चों। देखिए मैं फिर से ये स्लाइड लगा रही हूँ। अब एक बच्चा पढ़िए, आप इसको खड़े होके, वहां पे जीआईसी गोचर में बच्चा खड़ा हो और इसको पहला वाला पढ़े। पहला क्या लिखा हुआ है? हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें कंफर्टेबल हो वो बताओ। कोई भी बच्चा खड़ा होके बताइए। हाँ, नाम मैम बताओ मेरा अपना। नाम आर्यन है, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। आर्यन, वेरी गुड। अब आरटीआई। आर्यन, हाँ आप पढ़ोगे बेटा। देखो ये क्या चीज है, ये है लक्षण। लक्षण है आरटीआई और एसटीआई के, ठीक है? यस मैम। पढ़ो। आरटीआई एसटीआई के आम लक्षण। हाँ, जन्म पहला जन नामों के अनुसार खुजी आसपास खुजली खुजली, या, दाने या घाव, पेशाब हाँ, करते समय जलन या दर्द होना, हम्म, असामान्य स्राव या श्राव, डिस्चार्ज होना, पेट के हम्म, निचले हिस्से में दर्द। हम्म, कई संक्रमणों में लक्षण नहीं दिखते, नियमित जांच बहुत बहुत जरूरी है। वेरी गुड। तो अब दूसरे स्कूल के कोई बच्चा मुझे बताए कि इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि अब आपको याद रहेगा। बताइए, बैठ जाओ, आप बैठो आर्यन। थैंक यू सो मच। और स्कूल भी हैं जुड़े हुए हमारे साथ, उनमें से कोई बच्चा बताइए। जीआईसी गुआ। लक्षण बताओ, अपना नाम बताओ, क्लास बताओ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, नाम बताओ बेटा। मेरा नाम राधिका बिस्ट। राधिका, किस क्लास में हो मैं आप? कक्षा 11 की छात्र। बताओ 11वीं। राधिका, कक्षा 11 में हो तो बहुत अच्छी बात है। राधिका, अब आप मुझे बताओ इसमें से लक्षण, कोई भी एक लक्षण पढ़ दो। पेट के निचले हिस्से में दर्द। पेट के निचले हिस्से में दर्द। राधिका, एक चीज और बताओ, जो मैं अभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, माहवारी के समय हमें जो चीज ध्यान रखनी है, मैं 3-4 बातें बताई, उनमें से कोई एक बात बता सकती हो? आपको मैंने माहवारी के समय पे जो ध्यान रखने योग्य बातें, उसमें से मैंने आपको 3-4 बातें बताई। अब आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है? अभी क्या याद रखोगी?
इनमें से देखो कितने सारी चीजें हैं, इनमें से क्या याद रख सकती हो? गुड आफ्टरनून। इसमें शर्माने की मुझे मैं गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम बताइए। मयंकदीप, मैं कक्षा 11वीं से। नमस्कार मयंक, बताइए जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? या मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर दोगे? आप कोई लक्षण बताओ। आपने अभी इतना पढ़ा, आरटीआई एसटीआई का क्या लक्षण है? अभी हमने पूरी स्लाइड दोबारा रिपीट करी। कौन सा ऐसा लक्षण है जो आपको लग रहा है आपको याद रह गया? बताइए। हार्मोन्स पे चेंजिंग लक्षण क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रजनन से संबंधित कोई, प्रजनन अंगों से संबंधित कोई बीमारी या कोई लक्षण है? कौन से ऐसे लक्षण थे जो याद रखेंगे? पेट के निचले बेटा आप हिस्से लोग में दर्द। इसका मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द, वेरी गुड वेरी गुड। और एक और पढ़ो इसमें से। यूरिनेशन के समय जलन होना, यूरिन करते समय जलन का होना या दर्द का होना, पढ़ पा रहे हो? दूसरे नंबर पे पेशाब करते। हाँ और बिल्कुल, नेक्स्ट है असामान्य स्राव या डिस्चार्ज होना। वेरी गुड वेरी। और बैठ जाओ। जी पेट। तुम कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? नो मैम। ठीक है बैठो, थैंक यू। थैंक यू मैम। देखो जब आप लोगों के लिए कोई लेक्चर लिया जाता है तो उसको जितना आप ध्यान से सुनोगे आपके लिए ही बेनिफिशियल है। आप अगर सुन रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो तो आप पूछो दोबारा, पर सुनना जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये सारे गलत धारणाएं और मिथ जो भी थे वो हम बात कर चुके थे उसके बारे में, और हम आ गए थे इस वाली स्लाइड पे जहां से हमने फिर से शुरू किया था कि अगर हमें कोई भी लक्षण दिखता है तो हमें क्या करना है। झिझकने की, अभी भी मैं देख रही हूँ बच्चों में झिझक है पूछने में, बोलने में। इसका मतलब कुछ इस, या तो टॉपिक में कुछ ऐसा है कि आप लोग झिझक रहे हो, शर्मा रहे हो, या फिर आप लोग बात नहीं करते हो आपस में। तो शर्माने की जरूरत नहीं है। ये सारी बीमारियां मेडिकल कंडीशंस होती हैं, किसी की बुरे चरित्र, बर्ताव या हाव भाव को नहीं दर्शाती हैं। तो आपको शर्माना, डरना, घबराना बिल्कुल नहीं है और डॉक्टर के पास जाना है। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, मैं सब बच्चों से कहूंगी एक बार उसको जरूर देखो, डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने आप दवाई नहीं खानी है। सिर्फ दवाई की दुकान पे जाके ये बता के कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और वो कोई भी दवाई दे देता है, ये काम नहीं करना है। आपको पहले डॉक्टर के पास जाना है। अगर वो लिखते हैं तो आप दवाई लीजिए, अगर वो नहीं लिखते हैं तो जो वो बता रहे हैं वो आपको करना है। लेकिन खुद से कहीं से भी दोस्त से लेके कि मेरा दोस्त ये खाता है तो मैं ये दवाई खा लूं, या मुझे बराबर मेडिकल स्टोर में ये बोला गया है तो खा लूं, ऐसा नहीं करना है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि डॉक्टर के द्वारा ही जो दवाई दी गई है वो हमें लेनी है, बाकी हमें कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अब हम बार बार जब कह रहे हैं कि हमें जाना है मदद के लिए, तो पहला कहाँ हम जा सकते हैं मदद के लिए? पहला इसमें देखिए लिखा है व्हेन, कब जाना है हमें मदद के लिए? जब हमें कोई भी लक्षण दिखे। जिन लक्षणों की हमने बात की, अगर उसमें से कोई भी लक्षण दिखता है तो आपको डॉक्टर के पास, या अगर आपके स्कूल में स्कूल हेल्थ नर्स है तो उनके पास, या फिर हर पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटर में आप किशोर और किशोरियों के लिए आरकेएसके के अंडर अडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक लगते हैं। अलग अलग दिन होते हैं, कहीं बुधवार हो सकता है, कहीं कुछ और हो सकता है, तो आप अपने यहाँ पता करके उस दिन भी जा सकते हैं उस क्लिनिक में, पीएचसी में या सीएचसी में या सब सेंटर, जो भी आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाइए और डॉक्टर से परामर्श लीजिए। और ये जो क्लिनिक बने हुए हैं इनके लिए बस मैं एक ये और कहना चाहूंगी कि ये क्लिनिक सिर्फ किशोर और किशोरियों के लिए काम करते हैं।
तो वहां आपको ये नहीं देखना है कि मैं जा रहा हूं तो मुझे कोई देख लेगा, वहां कोई है ही नहीं, वहां वही बैठे हुए हैं जो सिर्फ आपके लिए ही वहां पर उस समय पे उपलब्ध हैं। तो वो आपको देखेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे और आपको सही ट्रीटमेंट देंगे। अब डूज और डोंट्स, ये हम हमेशा आपके स्कूल में भी बहुत सारी जगहों पे लिखा होगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अलग अलग उसमें ये चीजें आती हैं अलग अलग टॉपिक में। तो अब आरटीआई और एसटीआई के संबंध में क्या डूज हैं, क्या हमें करना चाहिए जिससे हम इसकी रोकथाम कर सकें। पहला, रोजाना नहाएं, साफ और सूखे कपड़ों को पहने। दूसरा, खाने से पहले और शौचालय के बाद हाथों को साबुन से और पानी से, सिर्फ पानी से नहीं, साबुन और पानी से धोना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट जो हमें करना है डूज में या क्या करने में, रोजाना नहाना है, साफ और सूखे कपड़े रोज बदलने हैं। दूसरा, खाने से पहले शौचालय के बाद साबुन से और पानी से हाथ धोने हैं। साफ सुथरे शौचालय का प्रयोग करिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए। लड़कियां मासिक धर्म के दौरान साफ पैड का प्रयोग करें और उसको 4 से 6 घंटे में बदलें। लड़के अपने जनांगों को साफ, स्वस्थ और अपने जो पर्सनल गारमेंट्स हैं या अंडर गारमेंट्स हैं उनको रोज बदलें। पौष्टिक भोजन खाएं और साफ पानी पिएं। खुजली, जलन या दर्द अगर आपको है, तुरंत डॉक्टर से या स्वास्थ्य परामर्शदाता से मिलें। अब क्या हमें नहीं करना है, तौलिया, रेजर या अंडरवियर जैसी निजी चीजें आपस में शेयर मत करिए। कुछ जो पर्सनल आइटम होते हैं वो पर्सनल ही रहने चाहिए, वो किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। अगर कोई भी ऐसा असामान्य लक्षण हो रहा है जो आपको लग रहा है रोज से अलग है, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है। अफवाहों या गलत जानकारी पर विश्वास नहीं करना है। अगर आपको किसी भी चीज में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो डॉक्टर से जाके या अपने टीचर के पास या माता पिता से किसी से भी जाके बात कर सकते हैं। शरीर या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी पर शर्म या डर महसूस ना करें। तो अगर आपके शरीर में या स्वास्थ्य में कोई भी समस्या है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये ऐसी समस्या है अगर मैं बताऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, तो आप लोगों को ना बता के उसे डॉक्टर को बताइए। खुद से दवा ना लें, ये मैं बार बार कहूंगी, खुद से दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए और वो जो दवाई बताएं सिर्फ वही दवाई का सेवन करिए। तो आज हमारे पूरे लेक्चर में क्या मेन बातें थी। पहली, हाइजीन को मेंटेन रखना है, अवेयरनेस हमें बढ़ानी है, हमें हमेशा समझना है अपने शरीर में होने वाले विकास और बदलाव को और अपने दोस्तों को भी जागरूक करना है, तो जागरूकता होनी चाहिए। गलत धारणाओं पे, मिथक पे ज्यादा विश्वास मत करिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मदद लीजिए। सब बच्चों को मैं बताना चाहूंगी 1098 ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, तो 1098 पे आपको अगर किसी तरीके की ऐसी सहायता चाहिए जो आप नॉर्मली किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं या जिसके लिए आप किसी और को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, तो 1098 पे आप कॉल करके अपने लिए मदद मांग सकते हैं। जैसा मैंने बताया, अडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक या किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक आसपास आपके जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पे लगते हैं। बुधवार भी हो सकता है कोई और दिन हो, तो आप वहां पर निशुल्क परामर्श और जांच उपलब्ध होती है, वहां आप जा सकते हैं और कॉन्फिडेंशियली अपनी परेशानी को शेयर या बता सकते हैं। अब आखिर में मैं सब बच्चों से कहूंगी, आपको एक प्लेज लेनी है या संकल्प लेना है। क्या संकल्प है? पढ़िए इसको, आप लोग खुद अपने अपने स्कूल में पढ़िए बैठ के इसको। क्या लिखा हुआ है? मैं वादा करती हूँ या करता हूँ कि मैं अपने शरीर की साफ सफाई रखूंगी, स्वस्थ रहूंगी और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगी। तो ये हमें सबको ध्यान रखना है कि शरीर हमारा मंदिर है जिसे हम कहते हैं,
तो हमारे शरीर में जो भी बीमारी हो रही है उसका हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा, कोई और दूसरा ध्यान नहीं रखेगा। तो आप अपना भी रखिए और अपने आसपास में रहने वाले लोगों को भी प्रेरित करिए। आखिरी में, ज्ञान और सुरक्षित विकल्प आपको दूसरों को सुरक्षित रखते हैं और स्वास्थ्य पे हमें खुलकर बातचीत करनी है, क्योंकि रोकथाम की शुरुआत जागरूकता से होती है। तो ये आप सब ध्यान रखिए, आप लोगों को रोकथाम के लिए बात करनी है और शर्माना, डरना, झिझकना किसी भी परेशानी के लिए नहीं है। अपने आसपास जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाइए। तो हमारी जो टेक अवेज थे वो यही थे कि आपको डॉक्टर से बात करनी है, कभी भी खुद से दवाइयां ना खाएं, कोई भी लक्षण दिखे तुरंत संपर्क करें अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे। तो धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर दीपशिखा मैम का, और जो भी हमारे विद्यालय जुड़े हैं, शिक्षक जुड़े हैं, प्रिंसिपल जुड़े हैं, आप सभी का वेलकम है। और चूंकि हमारे ये 3 दिनों से ये सीरीज चल रही थी हेल्थ एंड एजुकेशन पर, और अभी डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई, और कहते हैं ना कि जब तक जानकारी नहीं होती है तो जानकारी के अभाव में बहुत सारी जो हैं मुसीबतें आ जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो अभी डॉक्टर साहब आपसे क्वेरीज कर रहे हैं, किसी का कोई प्रश्न होगा, कोई आपका अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन, अपना डाउट पूछ सकते हैं। और जो हमारे वहाँ पर टीचर्स हैं प्लीज हेल्प कीजिए। और देखिए कि जो आज का टॉपिक था इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, प्रजनन संबंधी और हेल्थ से संबंधित बातों को जो है झिझकते हैं, बात करने में झिझकते हैं, और जो भी आधी अधूरी हमको जानकारी होती है उस पर हम रिलाई करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए घातक है। इसलिए हमने आपको, डॉक्टर साहब को स्पेशल आपके लिए जो है इस तरह के कुछ जानकारी को शेयर करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया था। तो प्लीज फील फ्री और बिना झिझक के कहिए, और साथ में अपने साथियों के साथ भी बातचीत कीजिए। कहीं पर आपको कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज पहले अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। जब तक हम बात नहीं करेंगे और केवल इस बात पर हम शर्म करें, झिझक करें, तो ये उचित नहीं है। ये जानकारी बहुत सारे हमारे जो हैं नौनिहालों को, हमारे यंग जो किड्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो प्लीज रेज योर हैंड इफ एनी डाउट। अच्छा, हमें स्क्रीन पे लगभग सभी स्कूल दिखाई दे रहे हैं। आज की जो चर्चा डॉक्टर मैम ने आपसे की, बातचीत की, जो जानकारी दी वो कैसी रही? कृपया जो है थोड़ा सा जोरदार ताली बजा दें अपने यहाँ, तो पता लग जाएगा कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली। गुड, वेल डन। अन्य स्कूल्स भी। और मेरा रिक्वेस्ट होगी टीचर से जो वहाँ पर किसी भी स्टूडियो क्लासरूम में है, प्लीज कोई क्वेरी है तो जरूर आप 1-2 क्वेरी तो जरूर लेनी चाहिए। मैं जान रहा हूँ कि आपका छुट्टी का समय है और आपको बहुत जल्दी है जाने की, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि अभी आप नहीं पूछ पा रहे हैं संकोच की वजह से, तो प्लीज अपनी डायरी में नोट करें, चैटबोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं, साथ में अपने टीचर्स को दे सकते हैं। और जितने हमारे टीचर्स यहाँ पर हमारी बात सुन रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि इन बच्चों से जो इनके डाउट्स होंगे वो आप बिना नाम के एक सजेशन बॉक्स बनाइए। होना चाहिए प्रत्येक स्कूल में एक सुझाव पेटिका होनी चाहिए, और बच्चे अपने डाउट्स को उस पेटिका में बिना नाम के, आपको बच्चों नाम नहीं लिखना अपना, आपका नाम और आपकी पहचान जो है वो गुप्त रखी जाएगी, लेकिन अपना डाउट, अपना सवाल उस पेटिका में रख दें, या कहीं पर भी आप क्लास में एक किसी
पॉलिथीन पैक में रख करके और वो टीचर को सौंप दें। और जब टीचर्स आपस में जब भी आपकी स्टाफ मीटिंग में उस पर चर्चा करें और असेंबली के समय ये नहीं बोलना है कि क्वेश्चन क्या था, किस बच्चे का था, क्या उनके प्रश्न थे। आपने केवल ये बोलना है कि इस तरह के कुछ प्रश्न, कुछ डाउट आए थे और उस पर आप लोगों को क्लैरिटी देनी है। क्योंकि आप लोग भी बैठे होंगे, यदि वहां पर आप सक्षम हैं तो आप उस पर बच्चों के उस डाउट को जो है क्लियर कीजिए। यदि नहीं है तो नियर बाय जो भी हमारे जो है PSCs हैं, जो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, या जो भी हमारे वहां पर कोई एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आप बात कीजिए या उन्हीं को बुला लीजिए कभी आधे घंटे के लिए। और साथ में उस पर और भी आप डिबेट करवा सकते हैं, ऐसे राइटिंग करवा सकते हैं, या अन्य कुछ भी जो प्रोग्राम है आप अपने यहाँ करवा सकते हैं। तो ये नहीं है कि आज हमने यहाँ वर्चुअल स्टूडियो से आपको कुछ जानकारी दी, आपने एक कान से सुनी और दूसरे कान से आपने निकाल दी, तो उद्देश्य नहीं है। इसको हम अपने लाइफ में अप्लाई करें, एक दूसरे से जो है इसमें जानकारी करें और अधिक इसके बारे में जो है हमारी समझ बढ़े, तो इसका फायदा ही है। करेंगे आप लोग? आप हाथ खड़े करो, ये लोग करेंगे? कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा है। हाँ, अब हाथ खड़े हुए। और एक चीज और है, आपने जितना सुना, जितना नोट किया, आप अपनी कॉपी पर सभी टीचर्स ध्यान देंगे। आज की जो यहाँ पर डॉक्टर साहब के द्वारा जो चीजें बताई गई, उस पर एक पेज सभी बच्चे कल लिख करके लाएंगे और अपने क्लास टीचर को सबमिट कर देंगे। तो ये जरूर कीजिए और इसको फिर शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि अभी आपकी झिझक दूर नहीं हुई है, तो पहले अपनी झिझक दूर कीजिए। जब हम बोलेंगे तभी पता लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो थैंक यू आप सभी का। आप सभी ने जो है पूरा समय दिया, ध्यान से सुना होगा, इसको अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे। अपने बड़े और छोटे जो भी भाई बहन हैं, जो भी हैं, उनको भी इसके बारे में बताएंगे। आपके स्कूल में जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी आपके यहाँ सदन बने हैं, उनमें भी इसको आप शेयर करेंगे। और साथ ही आज की डॉक्टर शिखा मैम जो हमारे बीच यहाँ पर विशेषज्ञ रूप में उन्होंने अपनी बातें बताई, उनका विशेष रूप से मैं SCERT की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। समय समय पर हम आप लोगों से पुनः आपकी मुलाकात करेंगे। आपके जो डाउट्स आएंगे उन पर फिर हम एक सत्र रखेंगे। अभी हम हर महीने में 1 हफ्ते या 6 दिन कंटिन्यू इस पे सत्र रखेंगे यहाँ से। तो थैंक यू वेरी मच सभी को, और प्लीज कोऑपरेट कीजिए, समझिए, जानिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।